Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग अभी भी जारी है। अब लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि जो खामेनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर जिनको भी घोषित किया गया था, यानी कि जो सीनियर खामेनेई हैं, उनके बेटे हैं, वो घायल हो गए हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ईरान का भी बयान सामने आया है। दरअसल ईरान ने कहा है कि वो मजबूरी में जंग लड़ रहा है, यानी कि उस पर जंग थोपी गई है, उसका कोई इरादा नहीं था लड़ने का, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि उसको लड़ना पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किसने कहा, बताता हूँ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इस्माइल बघाई, उन्होंने सोमवार को एक बयान जारी किया और कहा कि देश पर जबरन जंग जो है वो थोपी गई है और इसके लिए उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका और इजराइल को कसूरवार मान लिया है। अभी तक अगर बात करूँ एक अपडेट की, 1500 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई रिफाइनरीज़ को इसमें नुकसान पहुंचा है ईरान की। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही, तेल रिफाइनरी को। आपको बता दूं, उनका जो बयान है उसको आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इस समय सैन्य टकराव जारी है और ऐसे में देश की रक्षा के अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करना अभी ठीक नहीं है। इस तरह की बयानबाजी दी है। हालांकि सिर्फ स्थिति ये कहा जाए कि ईरान, इजराइल या अमेरिका में इस तरह की नहीं है, कई और देश इससे इफेक्टेड है। खासकर अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करूं, दुबई में भी हालात कैसे हैं, वहां हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा लिया। पहले ये देखिए एक रिपोर्ट। मैं इस समय दुबई से आगे सतवा इलाके में हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पर एशियाई मूल के लोग रहते हैं और सुबह के बाद ही बाजारों में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ इसका कोई असर है नहीं। डर और आशंका के बीच भी लोगों की जिंदगी चल रही है। सतवा में देखेंगे तो सुबह आपको बाजारों में भीड़ दिखाई देगी। एशिया में खासकर फिलीपींस और भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में वो लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी सामने आए, खासकर जब मुश्किल का वक्त आया था। अब ये अल असद एक रेस्टोरेंट है, समझिए कि है तो यूएई का रेस्टोरेंट, लेकिन मिलता है खाने पीने में। अगर आप आगे जाएंगे तो भारतीय व्यंजन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और भारतीय ही चलाते हैं। गुजरात के आए कई सारे लोग थे जो 4 दशक पहले यहाँ पर आए, यहीं पर होकर के रह गए। तो इन स्थितियों में जो भारतीय हैं उनके लिए अभी यूएई कैसा नजर आता है। कई सारे लोग, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। अब यहीं पर हैं परमानेंट? इधर ही अभी जो मौजूदा 20 साल से यहाँ पर, अभी जो मौजूदा हालात हैं, आप लोग यूएई में कितना तनाव देख रहे हैं, कितना डर देख रहे हैं, कितनी जिंदगी नॉर्मल लग रही है? नॉर्मल तो अभी बहुत ही नॉर्मल ही है, वैसे भी नॉर्मल ही थी। फर्क नहीं पड़ा कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ा है। कभी रात को आवाज वगैरह सुनाई देती है? वो तो रहता है, लेकिन हमको टाइम किधर है सुनने का। अच्छा, जब वो मोबाइल पे अलर्ट आता है कि शेल्टर में चले जाएं, तब आप लोग कैसे बचते हैं? किसी तरह का पैनिक होता है, डर होता है? कुछ डर नहीं है। जब मिसाइल अलर्ट आप लोग के फोन पे आता है तब क्या करते हैं उस समय? बंद कर देते, ओके बंद कर देते। बाकी कुछ जब वो कहते हैं कि इन शेल्टर चले जाएं, तो पता है कि कहाँ जाना होता है? जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, खुला मैदान है, उस तरफ चले जाने का। खुले में वो तो नॉर्मली कहा जाता है इन शेल्टर। तो आप लोग क्या करते हैं उस समय पे? कभी मन में डर आता है कि आखिर इतने दिन तक चलेगी, काम काज पर इसका कोई असर? नहीं, कोई काम काज पर असर नहीं है और इधर की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक टू नॉर्मल लाइफ चल रही है सब। और आप लोग मदद भी करने के लिए लोगों के आए थे जो लोग फंस गए थे, तो वो आप तक जब पहुंचे थे तो उस समय उनकी स्थिति कैसी थी तब? थोड़ा सब पैनिक थे, बट बैक टू नॉर्मल सब। यूएई की गवर्नमेंट ने सब अच्छा किया है और सब नॉर्मल हो गया है। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है और सब बैक टू। आप लोगों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए होंगे? हाँ, सब इधर आते थे तो हम बताते थे कि भाई इधर जाओ, ये सब अच्छा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सप्लाई भी आ रहा है और सब सही है। और हाँ, एक बड़ी दरअसल चिंता की बात थी कि क्या इसका असर सप्लाई पर भी पड़ेगा। यहाँ की जो सरकार, उसने लगातार वॉच रखा है, कई जगहों पर उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया और ये देखते हुए कि सप्लाई पर असर ना पड़े, खाने पीने की लोग होर्डिंग ना करें, लोगों से इस बात की भी अपील की है कि किसी भी हाल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इम्पोर्ट है उस पर असर नहीं पड़ेगा। जो फ्लाइट सेवाएं हैं उन पर कुछ असर पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, युद्ध के हालात हैं, जाहिर है कुछ असर जरूर होता है, लेकिन यूएई का संदेश साफ है कि वो इन चीजों की परवाह नहीं करता। वो मजबूत से एकजुट होकर के खड़ा है, हर खतरे के खिलाफ खड़ा है। आज सुबह से दरअसल दूसरा थ्रेट आया है, क्योंकि हमें पास यहाँ पर उस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जहाँ पर आपको अलार्म पता चले कि लोग पैनिक करके भागे, लेकिन यहाँ मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। तो आज सुबह से दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब मिसाइल अलर्ट आया है, लोगों को कहा गया कि वो इन शेल्टर चले जाएं, तो एंगेज किया है। नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम ने दूसरा हमले पे एंगेज किया है। अगर अकेले 8 तारीख की बात करें तो हाँ, 16 मिसाइलें, लगभग 121 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए थे। जाहिर है 3 से 4 बजे स्थानीय समयानुसार पूरा आंकड़ा डिफेंस मिनिस्ट्री ये देती है कि कितने, लेकिन
इसके बावजूद हमने देखा कि ईरान का हमला कम नहीं हुआ, लेकिन कल पहली बार यूएई, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कि कैसे अपाचे ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, उसको हवा में मार गिराया है, वो वीडियो इसलिए भी था कि अपने लोगों को भी एक संदेश दिया जा सके, साथ ही वो ईरान को बता सके कि इस हमलों के लिए उसको अपने थाट या पेट्रियट जैसे $1 मिलियन की मिसाइलें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वो अपाचे से भी इनको मार के गिरा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए संभवतः उसको अपना एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे तरीके से एंगेज करना पड़े। लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी यूएई ने दी है कि बहुत ज्यादा अब सब्र का इम्तिहान हो रहा है। देखिए, पहले ही ईरान और यूएई के बीच में कोई बहुत ज्यादा लड़ाई है नहीं, दुनिया का सबसे यंग देशों में से एक 1971 में बना था, और ये भी माना जाता है कि देखिए 71 में बनने, यूएई के बनने के पहले ही ईरान ने उसके 3 आइलैंड पर कब्जा कर रखा है, उसको लेके कभी लड़ाई नहीं हुई है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहा है, माहौल जो गल्फ खाड़ी देशों में रहा है। लेकिन अब आप उसकी संपत्ति पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, लोगों के सामने मन में आशंका, भय है, तो सरकार के सामने चिंता कि अपने लोगों को सुनिश्चित रखे कि आप सेफ हैं। लेकिन बार बार अगर आपका एयर स्पेस वायलेट हो रहा है, उसके मिसाइल के टुकड़े यहाँ पर गिरेंगे, एयर डिफेंस अगर उसे न्यूट्रलाइज करता है, तो हमने उसका असर देखा है रिहायशी इलाकों पर। इसको लेकर के यूएई अब सख्ती दिखा रहा है, उसका रवैया सख्त हो रहा है, उसके बयानों में काफी सख्ती आ रही है। और हाँ, लगातार सोचिए कि आज 10वां दिन है और सुबह से 2 बार इस तरह के अलर्ट आ चुके हैं, जब लोगों को इन शेल्टर जाने को कहा गया। हम भी जहां पर जैसे तुरंत मिसाइल अलर्ट आता, सबसे पहले कोई दुकान और रिहाइश हो, अंदर चले जाते हैं, ताकि लोग जो है, जब तक ये विड्रॉ नहीं किया जाता कि अब ये थ्रेट खत्म हो चुका है, तो ये चिंता तो लगातार लोगों की बनी हुई है। आपने देखा किस तरह से दुबई की बात हमने की और आपको दुबई का अपडेट दिया। आपको जो टोटल ये जंग के बारे में इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि सैन्य क्षमता कितनी है, और अब जो नए बयान आ रहे हैं उनसे हमने शुरुआत की। इस बीच जो खबर है, टाइम्स ऑफ इजराइल एक अखबार है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर जो खोमेनी के बेटे हैं, जिनका नाम है मुश्तबा, वो घायल हो गए, इस तरह की जानकारी अखबार दे रहा है। और उन्होंने कहा है कि बीती रात ईरान का उनको नया सुप्रीम घोषित किया गया था। आपको बता दें, ये जो पद है सुप्रीम नेता ईरान में वही बन सकता है जो धार्मिक नेता हो, यानी कि इस तरह की बात सामने आ रही है। दरअसल अयातुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी बनेंगे मुश्तबा खामेनेई, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। हम सबको पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे यानी खामेनेई, उनकी 28 तारीख को मौत हो गई थी। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए थे उसमें वो मारे गए थे। उसके बाद से ये कवायद शुरू हो रही थी कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा और ऐसे में कौन ईरान की गद्दी पर काबिज होगा। जाहिर तौर पर अमेरिका भी साफ कह चुका है, खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट का बयान आया था सामने, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वही शख्स बनेगा जो यूएस के इशारे पर काम करेगा। यानी उनका साफ साफ ये कहना था कि इस सरकार में यूएस की दखलंदाजी जारी रहेगी। आपको बता दूं, खामेनेई की जो मौत हुई थी वो तकरीबन 37 सालों तक ईरान की सत्ता पर काबिज थे, और 28 फरवरी 2026 को जो हमला हुआ था उसमें उनकी मौत हो गई थी। वो सुप्रीम लीडर थे जिसको रहबर भी कहा जाता है, वहाँ जो पद होता है सुप्रीम लीडर का, उसको रहबर कहा जाता है। खैमेनी की मौत के बाद ईरान के अब वो सुप्रीम खैमोनी की मौत के बाद इस तरह की जानकारी है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे 1989 में। इससे पहले अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया है। जो 7 बड़े आपको अपडेट्स दे देता हूँ। इसके अलावा घरों पर भी हमला किया है और इजराइल के लोग इसमें घायल हुए हैं। करीबन 1700 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं इजराइल की, इस तरह की जानकारी निकल कर रही है। अब तक जैसे मैंने बताया था तकरीबन 1500 से 1700 फिगर है। हालांकि कई अखबार अलग अलग दावा कर रहे हैं, कई 1700 बोल रहे हैं, कई 1500 बोल रहे हैं। इसके बारे में भी एग्जैक्ट ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, लेकिन इतना मानकर चल सकते हैं कि 1500 के आसपास लोग जो है वो जख्मी जिनकी मौत हुई है। इसमें दुकानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और स्कूलों पर भी हमला हुआ है और मेडिकल सेंटर्स पर भी हमला हुआ है। यानी कि लगातार जो ये वॉर चल रही है, अलग अलग जो है वो जगहों पर नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, वाइटल इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही है। कुछ और अपडेट सामने आ रहे हैं वो आपको बताता हूँ। दरअसल कुवैत से जानकारी निकल कर आ रही है। कुवैत सिटी में शनिवार को एक अटैक हुआ था जिसमें ईरानी ड्रोन अटैक के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई थी। इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को भी ईरानी हमले का फुटेज सामने आया था। दरअसल ये वॉर क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह है, और वजह यह है कि ऐसा माना जा रहा था कि ईरान परमाणु क्षमता को इसका प्रोडक्शन कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, और ये बात अमेरिका और इजराइल को पता लग गई। फिर वो बार बार इससे इनकार कर रहे थे कि वो इस तरह से ना करें, मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाने की कोशिश ना करें। और ये भी एक बात है कि वो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में कोई जो देश है यानी कि यूएस और इजराइल के अलावा कोई ऐसा देश वो नहीं चाहते कि वो पावरफुल हो। ऐसी तमाम चीज़ें जो उनके जहन में अमेरिका और इजराइल के विशेषज्ञों को भी ये कहना है, और इसी के बेसिस पर हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं।
इस बीच ईरान का एक और बयान आया, उन्होंने कहा है कि देश में जो मौजूदा दूतावास है पूरी सुरक्षा वो कर रहे हैं उनकी, और इस तरह की तमाम खबरें हैं कि कई जगहों पर मिसाइल से हमले हुए हैं, कई जगहों पर